हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंडोनेशिया के उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बारे में बताइए या इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम को संक्षेप में समझाइए। तो दोनों ही क्वेश्चन एक ही है कि उपनिवेश विरोधी आंदोलन क्या था। इंडोनेशिया में एक क्रांति थी, ये आंदोलन चला था गणतंत्र की स्थापना करने के लिए। और इंडोनेशिया स्वतंत्रता संग्राम मतलब वहाँ पे जब जापान का अधिकार था, इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ये आंदोलन चलाए गए थे। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम इंडोनेशिया गणराज्य और डच साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष था और युद्ध के बाद और औपनिवेशिक इंडोनेशिया के दौरान एक आंतरिक सामाजिक क्रांति भी थी। कि मतलब जो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम था वो इंडोनेशिया गणराज्य और डच साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था और ये एक सशस्त्र संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष था। और जब युद्ध हुआ था उसके बाद और औपनिवेशिक इंडोनेशिया के दौरान एक ये आंतरिक सामाजिक क्रांति भी थी। इंडोनेशियाई राष्ट्रवाद और डच उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले आंदोलन 20वीं सदी के पूर्वार्ध में तेजी से आगे बढ़े थे। इंडोनेशिया राष्ट्रवाद और डच उपनिवेशवाद इससे स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले जो आंदोलन थे वो 20वीं सदी में आगे तेजी से बढ़ने लगे थे। इंडोनेशियाई स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो मई 1908 में शुरू हुआ था, जिसे राष्ट्रीय जागृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो इंडोनेशिया में एक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था 1908 में, जिसे राष्ट्रीय जागृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इंडोनेशिया भारत के दक्षिणी द्वीपों का बड़ा समूह है। जावा व सुमात्रा इसके प्रमुख टापू है। खनिज पदार्थ की दृष्टि से इंडोनेशिया अमेरिका व रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धनी प्रदेश है। जो इंडोनेशिया है वो भारत के दक्षिणी एरिया के जो द्वीप है उसमें बहुत बड़ा समूह है। जावा व सुमात्रा इसके 2 टापू हैं, आइलैंड जिसे बोला जाता है। और खनिज पदार्थ के रूप में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया जो है वो अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धनी प्रदेश है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंडोनेशिया पर डच लोगों का अधिकार था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले इंडोनेशिया पर डच लोगों का अधिकार था। युद्ध के दौरान यह क्षेत्र जापान के अधिकार में आ गया था। जो इंडोनेशिया है उस पर जापान का अधिकार हो गया था युद्ध के दौरान। 3 साल तक जापान द्वारा इंडोनेशिया पर कब्जा बाद की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक था। 3 सालों तक जापान ने जब इंडोनेशिया पर कब्जा करा उसके बाद की एक क्रांति का बहुत बड़ा एक कारण बना था। नीदरलैंड में जापानी सेना के खिलाफ अपने उपनिवेश की रक्षा करने की क्षमता बहुत कम थी। जब नीदरलैंड जो है वहाँ पे उसमें जापानी सेना के खिलाफ कोई उपनिवेश की रक्षा करने के लिए ऐसी कोई क्षमता नहीं थी ताकि वो अपने उपनिवेश की रक्षा कर सके। और जो अपनी शुरुआती हमलों के केवल 3 महीनों के भीतर जापानियों ने डच ईस्ट इंडीज पर कब्जा भी कर लिया था। क्योंकि जब नीदरलैंड के पास इतनी क्षमता ही नहीं होगी जापानी सैनिक को रोकने की, अपने उपनिवेशों को सुरक्षा करने की, तो इसी बिहाफ पर जो जापानी हैं उन्होंने डच ईस्ट इंडीज पर कब्जा भी कर लिया था। जावा और सुमात्रा में जापानियों ने राष्ट्रवादी भावना को फैलाया था। जो जावा और सुमात्रा है, मैंने बताया कि वो आइलैंड थे, तो वहाँ पे अपनी जो राष्ट्रवादी भावना थी उसको फैलाया और उसको ज़्यादा प्रोत्साहित दिया था। लेकिन ये जो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के परोपकारी समर्थन की तुलना में जापानी राजनीतिक लाभ के लिए अधिक किया गया था। मतलब कि इंडोनेशिया स्वतंत्रता को समर्थन देने के बजाय ज़्यादातर ये राजनीतिक लाभ की लिए अधिक किया गया था। इस राष्ट्रवादी भावना को फैलाया था। इस समर्थनों ने नई इंडोनेशियाई संस्थानों और सुकर्णो जैसे ऊंचे राजनीतिक नेताओं का निर्माण किया था। जो ये समर्थक हैं उन्होंने नई इंडोनेशियाई संस्थानों का और सुकर्णो जैसे एक राजनीतिक नेता का भी निर्माण किया था। 7 सितंबर
1944 को जापानियों के लिए युद्ध बुरी तरह से चल रहा था। प्रधानमंत्री कोइसो, उस टाइम पे ये प्रधानमंत्री था कोइसो, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के लिए स्वतंत्रता का वादा किया था, लेकिन कोई ऐसी तारीख उसमें निर्धारित ही नहीं की थी, फिक्स ही नहीं की थी कि कब स्वतंत्र होगा इंडोनेशिया। सुकर्णो के समर्थकों के लिए इस घोषणा को जापानियों के साथ उनके सहयोग के प्रतिशोध के रूप में देखा गया। जो सुकर्णो के समर्थक के थे उनको इस घोषणा को जापानियों के साथ सहयोग के रूप में इसे देखा गया था। और प्रशांत क्षेत्र में जापानी सम्राट के आत्मसमर्पण के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1945 को कट्टरपंथी और राजनीतिकरण वाले पेमुडा समूहों के दबाव में सुकर्णो और मोहम्मद हड्डा ने इंडोनेशियाई स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जब प्रशांत क्षेत्र था वहाँ पे जब जापानी सम्राट था उसने आत्मसमर्पण कर लिया था बाद में, लेकिन उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1945 को कुछ कट्टरपंथी लोग और राजनीतिकरण वाले पेमुडा होते हैं जो युवा वर्ग के लोग होते हैं, उन समूहों के दबाव में आकर सुकर्णो को और मोहम्मद हड्डा को स्वतंत्रता की घोषणा की थी। मोहम्मद हड्डा और सुकर्णो वहाँ के नेता थे जो उसने राष्ट्रीयकरण की नीति को, जो स्वतंत्रता के लिए गणतंत्र की स्थापना करने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया था। अगले दिन इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के लिए तैयार समिति इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी PKI, ये है एक पार्टी, इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी ने सुकर्णो को राष्ट्रपति बना दिया और उसके बाद हड्डा को उपाध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद आता है सितंबर 1945 तक जावा के सबसे बड़े शहरों में रेलवे स्टेशनों और ट्रामों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचों की स्थापना का नियंत्रण पेमुडा द्वारा ले लिया गया था, जिन्हें थोड़ा जापानी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जब ये राष्ट्रपति बन गए थे उसके बाद सितंबर 1945 में जावा और सुमात्रा, बताया मैंने कि वो टापू थे, वहाँ पे बहुत सारे शहरों में, उसी के ही शहरों में रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया गया, बहुत सारे ढांचे बनाए गए, बुनियादी ढांचों की स्थापना की गई थी। उसका नियंत्रण पेमुडा द्वारा ले लिया गया था। पेमुडा, यहाँ पे मैंने बताया कि पेमुडा क्या था, युवा वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा ये ले लिया गया था, लेकिन उनको जापानी प्रतिशोध का भी सामना इनको करना पड़ गया था। क्रांतिकारी संदेश फैलाने के लिए पेमुडा ने अपने स्वयं के रेडियो स्टेशन और समाचार पत्र स्थापित किए थे। मतलब कि जो ये क्रांतिकारी संदेश था उसको फैलाने के लिए पेमुडा ने अपने खुद के भी रेडियो स्टेशन की स्थापना की, समाचार पत्र स्थापित किए थे। जकार्ता, योग्यकार्ता और सुरकार्ता में रिपब्लिकन समाचार पत्र और पत्रिकाएं आम थी। मतलब ये जगह का नाम है वहाँ पे, जकार्ता, आई थिंक इंडोनेशिया की वो थी राजधानी जकार्ता, योग्यकार्ता और सुरकार्ता, ये शहरों के नाम थे वहाँ के इंडोनेशिया में, और उसके रिपब्लिकन समाचार पत्र और पत्रिकाएं आम हो गई थी वहाँ पे, जिसने लेखकों की एक पीढ़ी को बढ़ावा दिया था। इस पीढ़ी में से कई का मानना था कि उनका काम क्रांति का हिस्सा हो सकता है। अगर वो समाचार पत्रिकाओं में पब्लिश करेंगे, जो इंसिडेंट्स वगैरह हैं उनको पब्लिश करेंगे, तो उनका मानना यह था कि क्रांति का ये हिस्सा बन सकते हैं उनका काम। इस डर से कि डच इंडोनेशिया पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने का प्रयास करेंगे, नई रिपब्लिकन सरकार और उसके नेता तेजी से आगे बढ़े थे। उनको डर था इस बात का कि डच फिर से कहीं इंडोनेशिया पर अपना अधिकार न कर ले, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार और नेता आगे तेज़ी से बढ़ने लगे थे, अपनी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने लगे थे, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था इन्होंने। डचों ने सुकर्णो और हड्डा पर जापानियों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया और जापानी फांसीवाद के रूप में गणतंत्र की निंदा भी की थी। मगर जब ये तेज़ी से आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन डच जो थे वहाँ के, उन्होंने सुकर्णो और हड्डा पर ये आरोप लगाया कि ये जापानियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और जापानी फांसीवाद के रूप में उसने गणतंत्र की भी निंदा की थी। डच ईस्ट इंडीज़ प्रशासन को संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडोनेशिया में अपनी वापसी के वित्त पोषण के लिए अभी $10 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ था। जो डच है उस टाइम पे जब जापानी लोगों ने इस पर हमला किया था, उससे पहले डच बहुत ज़्यादा युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से निचोड़ गए थे, इसकी वजह से
जो डच को ईस्ट इंडीज़ प्रशासन को संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से सपोर्ट दिया गया था $10 मिलियन का, ताकि वो अपनी आर्थिक उन्नति कर सके। सुकर्णो की इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पार्टी ने देश में सरकार बनाने का प्रयास किया, किंतु डच लौट आए और उन्होंने इंडोनेशिया को स्वतंत्र करने से मना कर दिया था। मतलब कि जो सुकर्णो की इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पार्टी थी उसमें देश में सरकार बनाने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में डच लौट आए थे और उन्होंने इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्रदान करने से मना कर दिया था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग रहे और दोनों के बीच वार्तालाप चलता रहा। जो दोनों ही पक्ष थे उन्होंने अपनी अपनी बात पे वो लोग अटल रहे इस चीज़ को लेके, और इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में वार्तालाप चलता रहा और अंत में 25 मार्च 1947 को लिंगायती समझौता हुआ। एक समझौता था लिंगायती समझौता, जिसके अनुसार जो जावा है, सुमात्रा है और मदुरा, ये शहर हैं वहाँ के टापू, उसमें इंडोनेशिया गणराज्य को मान्यता दे दी गई थी। और जो सुकर्णो है उसको इंडोनेशिया के समस्त द्वीपों को मिलाकर एक देश बनाना चाहता था, और डच सरकार चाहती थी कि इंडोनेशियाई द्वीपों और हॉलैंड को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। लेकिन जब इंडोनेशिया गणराज्य को मान्यता जब मिल गई थी, लेकिन बाद में भी इनके बीच में संघर्ष हुआ था, क्योंकि सुकर्णो चाहता था इंडोनेशिया के जितने भी द्वीप हैं उन सबको मिला के एक देश बनाया जाए, लेकिन डच सरकार ये चाहती थी कि हॉलैंड और द्वीपों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि दोनों पक्षों में फिर से संघर्ष शुरू होने लगा। सुरक्षा परिषद में पुनः युद्धबंदी का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे डच सरकार ने अस्वीकार कर दिया और सुकर्णो और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुरक्षा परिषद में भी इस प्रस्ताव को रखा गया, युद्धबंदी का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन जो डच की सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया और सुकर्णो और उसके जितने भी साथी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। 23 अगस्त से 2 नवंबर 1949 तक हेग में इंडोनेशियाई समस्या को सुलझाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। मतलब कि जो 23 अगस्त है, 23 अगस्त से लेकर 2 नवंबर 1949 तक हेग में एक इंडोनेशिया समस्या को सुलझाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें निर्णय लेने के बाद इंडोनेशिया को संघराज्य घोषित कर दिया गया और जो सुकर्णो है उसके द्वारा घोषित गणराज्य को भी मान्यता दी गई। इस समझौते के अनुसार 27 नवंबर 1949 को इंडोनेशिया की वास्तविक सत्ता सुकर्णो के नेतृत्व वाली सरकार को सौंप दी गई, किंतु इंडोनेशियाई राज्य संघ में हॉलैंड की औपचारिक साझेदारी मानी गई। इसका मतलब ये है कि ये समझौते में ये कहा गया था कि इंडोनेशियाई लोगों को राष्ट्र संघ माना गया, राज्य संघ माना गया, लेकिन उसमें जो हॉलैंड की औपचारिक साझेदारी है उसको माना गया। इसका मतलब यह है कि इंडोनेशिया में हॉलैंड और इंडोनेशिया सरकार को बराबर संप्रभु राष्ट्र माना गया। मतलब कि दोनों को 50-50% शेयर्स दिए गए इस चीज़ को कि सुकर्णो की भी सरकार बनाई जाए और हॉलैंड की भी औपचारिक उसमें इन्वॉल्वमेंट रहे। जनता इस संबंध को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन जब सुकर्णो का इसमें पूरी तरीके से प्रभुत्व स्थापित हो गया था, जो वहाँ की जनता थी वो उसकी सरकार थी उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। इसकी वजह से वो सरकार हॉलैंड की इस संबंध को ख़त्म करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सिर्फ जो सुकर्णो की जो सरकार है वो ही बनी रहे। इसकी वजह से 17 अगस्त 1950 को इंडोनेशिया एकीकृत गणराज्य की स्थापना की गई थी। मतलब कि ये फाइनली 17 अगस्त को 1950 में इंडोनेशिया एकीकृत गणराज्य, एकीकृत मतलब उसी की ही सरकार थी, सिर्फ सुकर्णो की, उसकी गणतंत्र की स्थापना की गई तथा 1955 में जाके इंडोनेशिया और हॉलैंड के बीच के जो संबंध थे वो समाप्त हो गए थे। ये पूरा था कि विकास किस प्रकार से हुआ था इन लोगों का, किस प्रकार से उपनिवेश को बचाने के लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे। तो ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया विकास पूरा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।